हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। लाइक किसी भी बॉडी से हीट एग्जिट हो रही है या किसी बॉडी में हीट एंटर हो रही है या किसी फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंजेस होते हैं उसको हम लोग इस ब्रांच में पढ़ेंगे। फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अप्रॉक्सीमेट 6 मार्क्स का चैप्टर आपके पास ये रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले समझे थर्मोडायनामिक्स है क्या। दो टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ। एक टर्म है थर्म, मतलब हीट, और एक टर्म है डायनेमिक्स, मतलब मोशन। मतलब किसी बॉडी में हीट का मोशन होना या किसी बॉडी से हीट का मोशन होना, या उसके अंदर हीट घुसे या उससे बाहर हीट निकले, वो सब प्रोसेसेस हम इस थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं। इस थर्मोडायनामिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं कुछ। जैसे एक इसकी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, कितने % होगी। एक ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, रिएक्शन हो भी पाएगी या नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यूं कहता हूं कि N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये एक रिएक्शन है। अब अगर मैं स्टोइकियोमेट्री यूज़ करूं, जो मुझे फर्स्ट चैप्टर में बताई गई, तो मैं ऐसा समझता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम रहता है, 34 ग्राम अमोनिया देता है। ऐसा मुझे रिएक्शन बता रही है, स्टोइकियोमेट्री बता रही है कि 28 ग्राम जब 6 ग्राम से ट्रीट किया जाएगा तो 34 ग्राम अमोनिया देगा। मैंने क्या किया, N2 ले लिया, H2 ले लिया और 0 डिग्री सेल्सियस पे उनको एक कंटेनर के अंदर रख दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अमोनिया बनेगा या नहीं बनेगा। रादर मैं तो वेट कर ही रहा हूँ कि 34 ग्राम अमोनिया बनेगा, लेकिन इन प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि रिएक्शन हो ही नहीं पा रही, फिजिबल ही नहीं है रिएक्शन, अमोनिया बन ही नहीं पा रहा। थर्मोडायनामिक्स आपको बताएगा कि ये क्यों नहीं बन पा रहा, बनेगा तो कब बनेगा। दूसरी बात, चलिए 0 डिग्री नहीं है, मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 34 ग्राम अमोनिया, मुझे मिलता है 17 ग्राम। मुझे 3 दिन हो गए इंतज़ार करते उस कंटेनर में कि अमोनिया 34 ग्राम बन जाए, लेकिन वो 17 ग्राम से ज़्यादा बन ही नहीं रहा। ये है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आप सोचते थे 34% बने, वो बना 17 ग्राम, 34 ग्राम की बजाय 17 ग्राम बना, मतलब सिर्फ 50% प्रोडक्ट आपको मिला। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको रियली 34 मिल जाता तो आप कह सकते थे 100% रिएक्शन है, 100% कंप्लीशन है। वो 100 होगा या 50 होगा, 20 होगा या 80 होगा, ये सब थर्मोडायनामिक्स बताएगा कि कितनी रिएक्शन हो जाएगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी थर्मोडायनामिक्स बताएगा। जैसे -15 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वाटर लिया, -15 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वाटर लिया। आपको पता ही है आइस की फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, आपको तो पता ही है। -15 पे तो लिक्विड स्टेट नहीं होती है, -15 पे तो सॉलिड स्टेट ही होती है। मतलब रिएक्शन नहीं हो पा रही, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये बात थर्मोडायनामिक्स आपको समझाएगा कि वो कब क्यों पॉसिबल नहीं है, कब क्यों फिजिबल नहीं है और कब कैसे वो फिजिबल होगी। ये थर्मोडायनामिक्स का मेन सिग्निफिकेंस है। लिमिटेशंस भी हैं थर्मोडायनामिक्स की अपनी। लिमिटेशंस में एक सबसे पहली लिमिटेशन है
कि ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, कुछ नहीं बताता कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, क्या रास्ता वो फॉलो करेगा कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताता। मींस अगर मैंने कोई एक रिएक्टेंट लिया है तो वो कितनी देर में प्रोडक्ट में बन जाएगा, क्या उसको 15 मिनट लगेंगे या 15 घंटे लगेंगे, वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। सो स्पीड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैकेनिज्म का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सटेंट का इन्फॉर्मेशन देता है, फिजिबल होगा या नहीं होगा ये इन्फॉर्मेशन देता है। एक और थर्मोडायनेमिक्स की इम्पोर्टेंट बात है कि वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करता है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब जब आपके पास पार्टिकल बल्क में है, एक मॉलिक्यूल के साथ वो डीलिंग नहीं रखता। लाइक अगर आप कहें कि वाटर के एक मॉलिक्यूल ने इतना हीट एब्जॉर्ब कर लिया या वाटर के एक मॉलिक्यूल ने इतना हीट रिलीज़ कर दिया, वो ऐसी डीलिंग्स नहीं करता। जब मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं तो उन्होंने कितना हीट एब्जॉर्ब किया या रिलीज़ किया, वो सिर्फ इस पॉइंट को डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स एक अलग ही दुनिया है। थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें हमारे लास्ट लेक्चर्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना होता। बिल्कुल एक फ्रेश स्टडी मैं कह सकता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की, जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इस थर्मोडायनेमिक्स की भाषा को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोगों ने साइंस में अभी तक नहीं डील किया होता। तो स्टार्टिंग पे हम लोग उस टर्मिनोलॉजी को ही समझने की कोशिश करेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप इस सारे थर्मोडायनेमिक्स को क्रॉस करेंगे। पूरा थर्मोडायनेमिक्स 4 लॉज पे बेस्ड है। 4 लॉज। एक हमारे पास आता है जीरोथ लॉ, या इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकता हूँ। एक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह से ये 4 लॉज हैं, जिनमें से इन 2 के ऊपर हमारा ज़्यादा डिस्कशन रहता है। इनको बस बेसिक एलिमेंट्री पढ़ते हैं एज़ पर आर सिलेबस। तो मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि इस थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी वो टर्म्स हैं जिनसे मैं अवेयर नहीं हूँ, आप अवेयर नहीं हैं, और हम धीरे धीरे उन टर्म्स से अवेयर होने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आता है मेरे पास, वो आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसको समझें। ये वर्ड बहुत कॉमन रहता है। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैं कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बता रहा, पूरा यूनिवर्स बता रहा हूँ। पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें एक पार्ट है सिस्टम और एक पार्ट है सराउंडिंग। सिस्टम वो पार्ट है जिसको आपने चूज़ किया है ऑब्जर्वेशन के लिए कि इसमें कितना हीट घुसेगा या कितना हीट निकलेगा। किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग में जो एक्सचेंज है वो 2 ही चीज़ों का है, हीट का और मैटर का। तो हम लोग हीट के चेंज के ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने ये एक कंटेनर लिया जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है। अब मैं बाहर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इस कंटेनर के बाहर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, रिजल्टिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़े। मतलब ये सारी हीट जो ये बाहर से मैं दे रहा हूं, ये जो टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, तो वो इस वाटर को मिलती जाए। ये वाटर के अंदर जो हीट चेंज हो रहा है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं।
ये वो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये एरिया आपका जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये वॉल्यूम आपका जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये जगह, ये मैटर जो मैंने सेलेक्ट किया है जिसके अंदर मैं हीट चेंज ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ कि कितनी हीट बढ़ेगी, या अगर मैं उल्टा प्रोसेस करूँ, बाहर ठंडक दूँ तो कितनी हीट यहाँ से बाहर निकलेगी, ये चूज़न पार्ट सिस्टम है। और इस चूज़न पार्ट के अलावा बाहर सारा जितना भी मैंने चूज़ किया उसके अलावा बाकी सारा वो सब सराउंडिंग है। उस बाकी सारे को अगर आप ध्यान दें तो वो बहुत बड़ा एरिया है। मैं मेरे कमरे में ये गिलास रखे खड़ा हूँ पानी का, और उसके बाहर वो कमरा, नॉट ओनली वो कमरा बट आजू बाजू के कमरे या पूरा शहर या पूरा देश या पूरा ग्लोब या पूरा यूनिवर्स, आप इमेजिन करें सराउंडिंग बहुत बड़ा है, सिस्टम उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो सिस्टम वो पार्ट है जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है हीट चेंज ऑब्जर्व करने के लिए। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री है, ये जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये वो बाउंड्री है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। जितने भी एक्सचेंजेस होने हैं हीट या मैटर, तो मैटर हम पढ़ते नहीं, हीट के एक्सचेंजेस जितने भी होने हैं वो इस बाउंड्री के थ्रू ही होने हैं। बाउंड्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाउंड्री सराउंडिंग का भी पार्ट नहीं है, बाउंड्री सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। बाउंड्री हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करेगा, उसको हीट एब्जॉर्ब रिलीज नहीं करना। अगर वो कर रहा है तो फिर वो बाउंड्री नहीं है। सपोज करें इस सिस्टम ने 50 जूल एनर्जी छोड़ा और सराउंडिंग ने वो 50 जूल लिया। सराउंडिंग मींस बाहर जो भी चीज थी उसने वो 50 जूल हीट ले लिया। मींस इस बाउंड्री ने वो 50 जूल एज इट इज यहां पास कर दी। इस बाउंड्री ने हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये बाउंड्री आपकी एक रियल बाउंड्री है। लेकिन अगर उसने बाहर 40 जूल छोड़ा और 10 जूल इस वॉल ऑफ द कंटेनर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर ये आपकी बाउंड्री नहीं है, ये सराउंडिंग का हिस्सा है। यही लाइन आपका सराउंडिंग का हिस्सा हो जाएगा क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके जो अंदर की लेयर होगी, कौन सी लेयर? आप कहेंगे इसके अंदर तो सर पानी है, तो इमेजिन कर लो एक लेयर, हाइपोथेटिकल लेयर, वो बाउंड्री होगी। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि किसी सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है और एक रियल बाउंड्री भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है जहां मैं यहां एक सैंपल सिस्टम, कोई भी मैटर रखे हुए हूं, सपोज पानी रखे हुए हूं। मान लिया मैंने कंटेनर कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि वो एक रियल बाउंड्री है। तो ये आपके पास एक रियल बाउंड्री है क्योंकि ये मैटर को, हीट को, एनर्जी को नाइदर एब्जॉर्ब करेगा नॉर रिलीज करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ एनर्जी को पास होने देगा, हीट को पास होने देगा। ये इन्वॉल्व नहीं होगा उस हीट चेंज के अंदर, डेफिनेटली सिर्फ इससे क्रॉस होगा। तो ये आपकी रियल बाउंड्री होगी जो इस सिस्टम को और इस सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ तो कोई बाउंड्री आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप कहाँ तक हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, एंट्री या एग्जिट उसकी ऑब्जर्व करने वाले हैं, वो एक इमेजिनरी जोन होगा। लाइक आप यहाँ तक करना चाहते हैं या आप यहाँ तक करना चाहते हैं, तो फिर जहाँ तक आप करना चाह रहे हैं हीट चेंज ऑब्जर्व, वो आपकी एक इमेजिनरी बाउंड्री होगी। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं दिख रही, वो आपने इमेजिन कर ली कि मैं बस इतनी जगह में हीट चेंज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर ये वाली वॉल भी हीट को एब्जॉर्ब एमिट करती हो तो फिर ये बाउंड्री नहीं होगी, फिर जो इसके अंदर का जोन होगा एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, वो आपका बाउंड्री होगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें कि सिस्टम वो पार्ट है जिसको आपने हीट चेंज स्टडी करने के लिए ऑब्जर्व किया है,
और उसके बाहर सारा सराउंडिंग है। उस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने की एक बाउंड्री है, जो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। सिस्टम 3 तरह का होता है। एक हमारे पास आता है ओपन सिस्टम, एक हमारे पास आता है क्लोज्ड सिस्टम, एक हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। 3 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने हॉट वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने एक हॉट वाटर रखा हुआ है, लेकिन ये बंद है, ढक्कन बंद है बिल्कुल, ये ओपन था। और यहाँ पे भी मैंने हॉट वाटर रखा हुआ है, लेकिन इसके बाहर इंसुलेशन है, मतलब आपने इसको थर्मस में रखा हुआ है। अभी रखा है, 2 घंटे बाद आके देखता हूँ या 4 घंटे बाद आके देखता हूँ, तो देखता हूँ इसकी हीट सारी बाहर जा चुकी है सराउंडिंग में, मतलब ये ठंडा हो गया है। और पानी का वॉल्यूम भी कुछ कम हो गया है, मतलब वाटर इवेपोरेट होके बाहर सराउंडिंग में चला गया है। यहाँ पे पानी ठंडा हो गया है, हीट बाहर निकल गई है, लेकिन वाटर बाहर नहीं निकला, वाटर उतना ही है। यहाँ पे पानी गर्म भी पड़ा है और उतना का उतना पड़ा है, मतलब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर कोई सिस्टम मैटर को भी सराउंडिंग से एक्सचेंज करे, मैंने बोला 2 ही चीज़ें एक्सचेंज होनी है, या मैटर या हीट। अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज करे और हीट को भी एक्सचेंज करे, तो वो ओपन सिस्टम है। इनपुट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जिट ही होना है, अंदर भी आ सकता है हीट या मैटर। तो अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और हीट दोनों को एक्सचेंज कर रहा है, तो वो एक ओपन सिस्टम की कैटेगरी है। लेकिन अगर वो सिर्फ हीट को एक्सचेंज कर रहा है, मैटर इंटैक्ट है, उतना का उतना है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा, तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। और अगर मैटर और हीट दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे, मैटर और हीट अगर दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये हमारे पास 3 तरह के सिंपली सिस्टम आते हैं। सो सिस्टम पे ही फोकस रहेगा हमारा। सराउंडिंग तो बस जस्ट ये समझ लेते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है उस सिस्टम के बाहर। एक हमारे पास टर्म आती है स्टेट ऑफ सिस्टम, एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ सिस्टम सिंपली कुछ कंडीशंस हैं सिस्टम की जिनमें वो लाई करता है। वो कंडीशंस क्या हैं, लाइक किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे वो क्या पर्टिकुलर स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। इन सिचुएशंस को, इनको, ये जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने वाली पैरामीटर्स हैं, इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। मतलब अगर इनमें बदलाव करोगे तो उसका स्टेट बदल जाएगा। Situation, conditions in which system lies is the state of system, which is depending on temperature, pressure, etc. अगर इन टेम्परेचर प्रेशर्स जो कि स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स। एक हमारे पास टर्म आती है स्टेट फंक्शन, और एक हमारे पास आता है पाथ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1 मार्क क्वेश्चन रहता है समटाइम। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, बस उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया। मैं एक बिल्कुल आसान एग्जांपल से आपको एक बात समझाता हूँ। लाइक मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन है
सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ, और यहाँ मैंने एक कोई गैस फिल कर रखी है जिसका प्रेजेंटली कुछ एक वॉल्यूम है, सपोज करो 10 लीटर। अब मैं पिस्टन को यहां लाना चाह रहा हूं सो दैट वॉल्यूम 5 लीटर हो जाए, सो दैट उसके वॉल्यूम में 5 लीटर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, पिस्टन को प्रेस करता हूं। मैंने वहां एकदम प्रेस किया और इसको यहां पे लाके खड़ा कर दिया। ये एक मेरा रास्ता था यहां तक आने का। एक दूसरा रास्ता है, सी हियर, वेरी केयरफुली यू सी हियर। मेरा एक रास्ता है कि मैं यहां से पिस्टन को यहां लाया, फिर मैं रुक गया, फिर मैं यहां लाया, फिर मैं रुक गया, फिर मैं यहां लाया। मतलब मैं यहां से पिस्टन को यहां पे 3 स्टेप्स में लाया। एक स्टेप में लाया, एक रास्ता है, 3 स्टेप्स में लाया, दूसरा रास्ता है। मैं इस पिस्टन को यहां लाने से पहले थोड़ा सा ऊपर ले गया, बाद में नीचे लाया, यहीं लाया। तो ये 3 अलग अलग पाथ हो गए। यहां से यहां पे पहुंचने के 3 अलग अलग पाथ होंगे। तो वो जो 3 अलग अलग पाथ होंगे, उन तीनों अलग अलग पाथ्स में अगर आप वॉल्यूम चेंज देखें तो वॉल्यूम चेंज तो वही 5 लीटर है। चाहे मैं सीधा यहां से यहां ले आया, चाहे मैं उसको ऊपर ला के नीचे लाया, वॉल्यूम में चेंज तो वही 5 लीटर आया। पहले 10 लीटर था, पिस्टन यहां आने पे 5 हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम 5, इनिशियल वॉल्यूम 10। तो आपका जो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम है वो क्या होगा, 5 लीटर। डिफरेंस आपका क्या होगा, 5 लीटर। तो ये 5 लीटर जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि पिस्टन पहले कहाँ था और अब कहाँ है। बीच का रास्ता उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऊपर जाके नीचे आया या वो टसक टसक के नीचे आया, वो एकदम नीचे आया, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से लेना देना है। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं घर की छत पे एक बॉल लिए खड़ा हूं। उस बॉल की अपनी एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने उस बॉल को छोड़ दिया और वो बॉल फटाक से नीचे आई ज़मीन पे। उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली। छत पे खड़ा था और टॉप फ्लोर पे खड़ा था और बिल्कुल बॉटम यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे मैंने बॉल फेंकी। तो जो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा वो एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सपोज करो 20 जूल चेंज आया, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल कम हो गई, मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई थी वो। अब मैंने दोबारा से वहीं गया, उसी बॉल को उसी जगह पे रखा और उसको एक लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट से आराम आराम से उसको मैं ज़मीन पे ले आया। उसकी एनर्जी में जो चेंज होगा वो यही होगा, 20 जूल। तीसरी बार मैं फिर वहाँ चला गया और सीढ़ियों पे उस बॉल को लुढ़का दिया। अब वो लुढ़कते लुढ़कते फिर वहीं उसी पुरानी पोजीशन पे आ गई। जो उसकी एनर्जी में चेंज होगा वो वही 20 जूल चेंज होगा। वो बॉल ऊपर से ग्राउंड फ्लोर तक आने पर 3 अलग अलग रास्ते फॉलो कर सकती थी, लेकिन हर रास्ते पे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी आना है वो तो वही 20 जूल ही आना है। तो मैं फिर बोल दूंगा कि ये जो चेंज इन एनर्जी हो रहा है ये एक स्टेट फंक्शन है। वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। उसका पाथ उसने क्या फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता। और कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट हैं, जैसे वर्क पाथ डिपेंडेंट है। आप जो काम कर रहे हैं, आप कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे किसी सामान को धकेल के जाते हैं तो आप कुछ वर्क डन करते हैं। आप किस रास्ते से गए, आपने लंबा सफ़र तय किया या आपने कम सफ़र तय किया, दैट विल डिसाइड कि आपका वर्क डन कम है या ज़्यादा है। मतलब वो स्टेट फंक्शन नहीं है वर्क, वो पाथ फंक्शन है। ऐसे ही हीट वो एक पाथ फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, वो
इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं, बट पाथ क्या फॉलो कर रहा है सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है। पहचान समटाइम पूछ लेते हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं है हमने, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे पढ़ते हैं, लाइक मैं एनर्जी पढ़ूँगा, एक टर्म एंट्रोपी पढ़ूँगा, एक टर्म फ्री एनर्जी पढ़ूँगा। आप लोग अभी इनके नाम भी नहीं जानते, मैं समझा दूंगा बहुत जल्दी। तो उनके आगे आप ये साइन लगा पाते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन रैंडमनेस, चेंज इन फ्री एनर्जी, या चेंज इन एंथैल्पी, ये आपने देखा भी था एंथैल्पी होता है। तो जहाँ पे भी ये साइन आप लगा देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, वो सब स्टेट फंक्शंस हैं। लेकिन जहाँ आप ये साइन आगे कभी नहीं पाते, लाइक वर्क, लाइक क्यू, वो एक पाथ फंक्शन होता है। तो हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इस बात को एग्जाम्पल्स पे स्टडी करेंगे। अभी तो बस इतना समझना है कि हाँ, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लिख देता हूं मैं साथ साथ, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो नेचर पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उनका नेचर क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करती हैं। तो बिना एग्जाम्पल इस बात को नहीं समझा जा सकता। आप एक बार एक आसान एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, फिर जहाँ कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको लेके आता हूँ। मैंने आपको कहा कि ये लो, एक गिलास पानी है, इसका वॉल्यूम 100 ml है। तो जैसे ही मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ मतलब 100 ml देता हूँ। 2 गिलास पानी दिया मतलब 200 ml दिया, 3 गिलास पानी दिया मतलब 300 ml दिया। मतलब वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा देता जाऊंगा वॉल्यूम उतना बढ़ता चला जाएगा। 3 गिलास देता हूं तो 300 ml, 4 गिलास देता हूं तो 400 ml। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ओके, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था जब मैंने आपको एक गिलास दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। 2 गिलास दिए तो कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। 3 गिलास दिए तो कितना था? वही 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक गिलास दिया कि 2 दिया कि 3 दिया, वो सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे डिपेंडेंट था। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक गिलास पानी देता हूं तो भी डेंसिटी वही है, 2 गिलास देता हूं तो भी वही है, 5 गिलास देता हूं तो भी वही है, 50 गिलास देता हूं तो भी वही है। मतलब वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो उसकी क्वालिटी पे, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि समझ में आ गया जी, सही है। क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और क्वालिटी पे डिपेंड करेगा तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब मैंने पूछा कि भाई चलो ठीक है, प्रेशर बताओ कि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है। तो आप सोचने लग जाते हैं कि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होगी। एक कंटेनर है या बैलून है, सपोज ये बैलून है एक, इसके अंदर मैं कुछ गैस फिल कर रहा हूँ, सपोज करो 5 ग्राम। तो गैस यहाँ कुछ प्रेशर लगाएगी, लेट मी कॉल 100 mmHg। आप कहते हैं अच्छा सर 15 ग्राम डाल दूँ तो गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। तो इसका मतलब तो क्वांटिटी पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्वांटिटी जैसे जैसे मैं ज़्यादा करता जाऊंगा तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो रिजल्टिंग प्रेशर तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बहुतों को देखा है मैंने फंसते हुए इस कॉन्सेप्ट पे, और फिर वो यूँ कह देते हैं कि अच्छा याद कर लो भाई, प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपको लग रहा था यहाँ क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, वो एक अलग कहानी है। आप इसको मैं समझाऊंगा अभी कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। बट सबसे पहले मैं आसान भाषा में सारी बातें समझा देता हूँ कि कैसे मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और कौन सी इंटेंसिव है। तो आप उस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ें। अगर उस डेफिनेशन में कहीं पे भी कुछ ऐसा लैंग्वेज आता है पर लीटर, पर ग्राम, पर किलोग्राम,
मतलब ये पर लगे हुए हों। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जहां भी पर लग रहे हैं ना, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और मैं बहुत नाम बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों को उन प्रॉपर्टीज़ का आइडिया नहीं है, तो अभी बेकार में नाम नहीं बोलूँगा। मैं जस्ट समझाता हूँ कि ये एक्चुअली था क्या सीन, कि कैसे मुझे डिफाइन करना था कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। तो पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट निकाल के लाइए। अगर उसमें ये पर शब्द सुन रहा है आपको, पर यूनिट, पर ml, पर ग्राम, पर मोल, वटएवर जो भी, तो वो इंटेंसिव ही होगा। उसके बाद दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। एक एग्जाम्पल और है जो मुझे बहुत आसानी से ये बात समझा देगा कि कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव। ये मैं एक बर्तन दिखा रहा हूँ आपको, एक कंटेनर दिखा रहा हूँ इसको, इसमें मैंने कुछ गैस डाली, लेट मी कॉल, मैंने 20 ग्राम गैस डाली, 20 ग्राम गैस डाली यहाँ पे मैंने। इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेट मी राइट 1.3 मोल। मैं कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वैसे ही हाइपोथेटिकल लिखे जा रहा हूँ कि 1.3 मोल गैस थी, 20 ग्राम मैंने डाली। ओके, इस गैस का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम है 200 ml, प्रेशर है 700 mm, डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर लीटर। आई थिंक 6 प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने यहाँ, बहुत है इतनी। ये मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इन 6 प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस कंटेनर में एग्जैक्टली हाफ कर दूं, मतलब एक पार्टीशन कर दूं, इसके 2 टुकड़े बना दूं, तो इस टुकड़े में और इस टुकड़े में कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, वो इंटेंसिव है, और भाई जिसमें चेंज आ गया वो एक्सटेंसिव है। आइए, पहले इस पूरे में 20 ग्राम थी, अब इस हाफ में कितनी गैस हो जाएगी, 10 ग्राम। 10 इधर 10 इधर, ओके, मास बदल गया, ठीक है। 1.3 मोल था, अब इधर कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, 0.65 मोल। 0.65 मोल इधर, 0.65 मोल इधर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ भी 25 ही रहेगा, टेम्परेचर आधा नहीं होने वाला। वॉल्यूम 200 ml था, अब 100 ml इधर हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा। प्रेशर 700 mm, हाँ यहाँ भी 700 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा बदलाव? नहीं, आधा थोड़ी हो जाएगा। पहले वो सारी गैस इतने बड़े वॉल्यूम पे प्रेशर लगा रही थी, अब गैस आधी हुई तो एरिया भी जिसके ऊपर, वॉल्यूम भी जिसके ऊपर प्रेशर लगाना है वो हाफ हो गया, तो सेम बात, प्रेशर वही रहेगा। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी भी वही रहेगी, 1.1 ग्राम पर लीटर। तो आप जरा दिमाग लगाएं, इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, इस प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आया। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती कि क्वांटिटी इतनी है कि इतनी है। आप इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और जिनमें चेंज आया, जो बदल गई, जो हाफ हो गई, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए, तो ये कहानी हुई हमारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन जनरली आप लोग क्लास 11 में फेस करेंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है
कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो, जैसे मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका रेशो देखें तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप उनका रेशो देखेंगे तो प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक टर्म आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही किसी सिस्टम की, लाइक प्रेशर कांस्टेंट हो गया या टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं कि सिस्टम नाउ इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर, वट जो भी हो। एक हमारे पास टर्म आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कई तरह से कैटेगराइज्ड हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे एक आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आता है आइसोबारिक प्रोसेस, एक आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक आता है साइक्लिक प्रोसेस। समझिए वन बाय वन। आइसोथर्मल, किसी भी प्रोसेस को करते हुए अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो आप कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस है। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी कुछ चेंज होता रहो, बस इसको कांस्टेंट रखना है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अगर सिस्टम कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग के साथ, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जिसमें कोई हीट चेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ सिस्टम का, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एक है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। सिंपल सी बात है वैसे तो, ए बी में बदला, बी सी में बदला, सी डी में बदला, डी वापस फिर ए में बदल गया। ये साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल पूरा हो गया। कई बार ये भी कहा जाता है कि एक स्टेप में जो चेंज हुआ वो ए साइक्लिक है, दो स्टेप्स हुए तो साइक्लिक है। और जैसे ए बी में बदला, बी सी में बदला, तो ये एक ओपन साइकिल है, ये एक क्लोज्ड साइकिल है। तो अब जस्ट समझ जाइएगा, दोनों तरह से आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर क्लोज हो रहा है, हम लोग तो यही समझते हैं, ज़्यादातर हमारी बुक्स भी यही रेफ़र कर रही हैं कि इस तरह से जो साइकिल बनेगा क्लोज्ड साइकिल, वही साइक्लिक प्रोसेस है। बट जनरली कुछ एरियाज़ पे ऐसा भी बोला गया है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स किसी भी चेंज के दौरान आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी एक साइकिल ही है, जिसमें इसको ओपन साइकिल और इसको क्लोज साइकिल कहा गया है। बट आप अगर इसी को फॉलो करना चाहें कि ऐसे ही स्टार्ट जहाँ से हुआ वहीं ख़त्म हो जाए, वही साइकिल है, तो भी चलेगा। तो ये हमारे पास 5 तरह के थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस रहेंगे: एडियाबैटिक, साइक्लिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। एक हमारे पास आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमारे पास आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जितना यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है पॉइंट को, उतना ही पीछे सभी जगहों पे था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा। तो एक एग्जांपल से ही मैं आपको ये बात समझाता हूँ, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हैं। सी, ये मैंने एक गैसियस सिस्टम आपको दिखा रखा है और यहाँ अंदर एक गैस फील्ड है, वो सरफेस पे टक्कर मार रही है, मतलब कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही है, यानी कि यहाँ गैस का कुछ इंटरनल प्रेशर है। लेट मी राइट इट P इंटरनल। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस कुछ धक्का लगा रही हैं। लेट मी राइट इट P एक्सटर्नल। पिस्टन इस पर्टिकुलर लेवल पे रुका हुआ है, फिक्स है बिल्कुल।
इसका मतलब क्या है कि जितना अंदर से गैस प्रेशर लगा रही है उतना ही बाहर से एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर लगा रही हैं। क्योंकि बाहर और अंदर सेम प्रेशर लग रहा है तो मैं कह सकता हूं कि पिस्टन अब इक्विलिब्रियम में है। प्रेशर के विद रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, अगर पिस्टन इस जगह पे रुका हुआ है तो ये जितना प्रेशर लगा रही है इधर से भी उतना ही प्रेशर लगा रखा है, मतलब पिस्टन इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। सही है। अब मैंने इसके ऊपर एक स्टोन का टुकड़ा लिया और वो इस पिस्टन के ऊपर लाके रख दिया। इसका क्या मतलब है? मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली इंटरनल उससे थोड़ा कम हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और पिस्टन नीचे की तरफ भागना शुरू हो गया। क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो पिस्टन नीचे की तरफ भागना शुरू हो गया और पिस्टन ने यहाँ आके ब्रेक लगाई। प्लीज़ सी हेयर, पिस्टन ने यहाँ आके ब्रेक लगाई। पहले पिस्टन कहाँ था? यहाँ पे। अभी पिस्टन कहाँ है? यहाँ पे। और यहाँ आके वो क्यों रुका? थोड़ा ध्यान देने की बात है। मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस ड्रॉ करता जाता हूँ। ये आपकी अब फाइनल स्टेज आ गई है। पिस्टन अब आपका यहाँ आ गया है। ये वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी जहाँ से पिस्टन चल के यहाँ तक पहुँचा। यहाँ आके एक बार फिर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गया, तभी तो पिस्टन यहाँ पे रुका, तभी तो यहाँ इक्विलिब्रियम आया जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हुआ। अंदर क्यों प्रेशर बढ़ गया आप समझ सकते हैं, वॉल्यूम घट गया, गैस को अब कम जगह पे प्रेशर लगाना है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जब यहाँ पिस्टन पड़ा था इक्विलिब्रियम में, आपने उसके ऊपर कोई चेंज लगाया तो पिस्टन यहाँ आया और यहाँ आके फिर उसने इक्विलिब्रियम सेटअप कर लिया। अब एक दूसरा केस देखिए, मैं यहाँ पे ये पत्थर का टुकड़ा नहीं डालता, जस्ट एक छोटा सा सैंड पार्टिकल डालता हूँ। हाँ, तो पिस्टन तो डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा क्योंकि बाहर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप पिस्टन थोड़ा सा नीचे खिसकते पाएंगे, नीचे की तरफ खिसकेगा, लेकिन इमीडिएटली इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे आते ही अंदर का प्रेशर फिर बढ़ जाएगा तो अंदर और बाहर वाला बैलेंस हो जाएगा। पिस्टन यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ आएगा, आपने फिर एक स्टोन रख दिया छोटा सा, वो फिर थोड़ा सा नीचे खिसका, आपने फिर एक स्टोन रख दिया, वो फिर थोड़ा सा नीचे खिसका। हर स्टेप पे जैसे ही आप स्टोन का एक पीस रखते, पिस्टन थोड़ा सा नीचे आता, फिर इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता, अंदर वाला और बाहर वाला प्रेशर सेम हो जाता, वो एक लेवल पे आके रुक जाता, आप फिर एक पिस्टन पे छोटा सा स्टोन पार्टिकल रख देते, ये फिर ऐसे ही करते करते आप एक एक स्टोन डालते गए और थोड़ा पिस्टन नीचे आता गया। हर स्टेप पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ जाता और इस तरह से फाइनली वो यहीं पहुंच गया। ये जो बार बार छोटे स्टेप्स में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हर स्टेप पे आप इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करते आए हैं। आप किसी भी जगह पे उस चेंज को अंडू कर दें तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाने को तैयार था ऊपर की तरफ। ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। जब भी आप किसी सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, आप वेरी स्मॉल चेंज लगाते हैं। एक वर्ड लिखा मिलेगा आपको, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज। बहुत ही थोड़ा स्मॉल चेंज अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं तो आप पाते हैं हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने इनफाइनाइट स्टेप्स यूज़ किए हैं। आप किसी भी स्टेप पे रिवर्ट करना चाहते तो वापस अपनी उस पोजीशन पे जा सकते थे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप फाइनाइट स्टेप्स में आते हैं, फाइनाइट स्टेप्स, एक ही स्टेप में आ गए या 2 स्टेप्स में आ गए या 3 स्टेप्स में आ गए, तो वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वर्क हम लोग इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, वर्क के बारे में, जहां आपको पता चलेगा कि पिस्टन को यहां से यहां तक लाना वर्क डन है। ये जो मैं टुकड़ों में स्टेप्स में यूं ला रहा था, ये एक अलग पाथ है।
और ये मैं फटाक से यहाँ ले आया, ये एक अलग बात है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये दो तरह के स्टेप्स हैं, दो तरह के प्रोसेसेस हैं। हम वर्क के ऊपर इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आने वाले लेक्चर्स पे ही शायद हम पहुँच जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना समझ के रखें कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये क्या डिफरेंस रहता है। अगर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एनालाइज करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि वो स्लो चेंजेस से होता है, जबकि इरिवर्सिबल में फास्ट चेंज किए जाते हैं, स्लो स्टेप्स नहीं होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं। किसी भी टाइम पे आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम दिखेगा, डिस्टर्ब नहीं होता, हर छोटे छोटे स्टेप पे इक्विलिब्रियम आता है, जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम लेगा, लेकिन रिवर्सिबल एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। रिवर्सिबल में आप जो भी वर्क डन ऑब्टेन करेंगे, ये वर्क डन वाली स्टोरी आगे वाले स्टेप्स पे समझाऊंगा पूरा डिटेल में, तो वो मैक्सिमम वर्क डन होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो इरिवर्सिबल ही होता है। रिवर्सिबल जस्ट एक इमेजिनरी वर्क डन है, बट हम लोग वर्क डन के दौरान ही ये बातें पढ़ेंगे। अभी तो वर्क पे भी ज़्यादा काम मत करें, अभी तो बस इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कंसेप्ट को अपने दिमाग पे सेटअप करें। अगले लेक्चर पे हम कुछ और थर्मोडाइनेमिकल टर्म्स और क्वांटिटीज़ के साथ मिलेंगे, और फिर इन लॉज के साथ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 0th लॉ बताया उसके साथ थर्मोडाइनमिक्स में आगे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।